Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is stomatal regulation, in which we will study about the mechanism of opening and closing of stomata. Stomatal regulation हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो फर्स्ट इसमें है रोल ऑफ टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, वो होती है ड्यू टू गार्ड सेल्स। कि गार्ड सेल्स में एक तो उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, दूसरा ये कि उनकी शेप चेंज होती है। शेप किस तरह चेंज होती है कि स्ट्रक्चरली जो गार्ड सेल्स हैं उनकी जो इनर वॉल होती है वो होती है थिक होने की वजह से वो कोई लचक नहीं दिखाती, इन इलास्टिक होती है और वो स्ट्रेच नहीं हो सकती। जबकि उनकी जो आउटर वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, थिन होने की वजह से वो इलास्टिक भी होती हैं और वो स्ट्रेचनिंग भी शो करती हैं। तो गार्ड सेल्स की एक तो इनर आउटर वॉल्स की जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ये, और दूसरा उनमें जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होती है। ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट इसमें है गेन ऑफ टर्गर, कि जब टर्गर इंक्रीज़ हो जाता है। ये कब होता है कि जब ये गार्ड सेल्स जो हैं ये वाटर लेते हैं अपने अंदर, ये वाटर इनके वैक्यूल में भर जाता है और ये जब ये वाटर इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये सेल्स जो हैं ये टर्जिड हो जाते हैं। अब जब टर्जिड होते हैं तो होता क्या है कि इनकी जो आउटर वॉल्स हैं, क्योंकि ये थिन हैं और इलास्टिक हैं, ये स्ट्रेच हो जाती हैं, गार्ड सेल्स स्वोलन हो जाते हैं। और जो इनकी इनर वॉल्स हैं ये क्योंकि थिक हैं, ये स्ट्रेच तो नहीं होती लेकिन ये पुल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये कनकेव शेप बनाती हैं। और इस तरह से जब ये पुल होती हैं तो इनके दरमियान जो स्टोमेटल पोर है वो थोड़ा वाइड हो जाता है, ओपन हो जाता है और स्टोमेटल ओपनिंग होती है। दूसरी तरफ आप देखें स्टोमेटा क्लोज किस तरह से होते हैं कि जब इन गार्ड सेल्स में टर्गर जो है वो कम हो जाता है। वो कब होता है? जब इनमें से वाटर जो है वो एग्जिट हो जाता है, इन गार्ड सेल्स में से निकल के बाहर के एपिडर्मल सेल्स में चला जाता है। तो इनके जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इनर वॉल्स हैं वो इस तरह से स्ट्रेट हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं और स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट इसमें है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस एस.डी. सेयर ने 1926 में फॉर्मुलेट की और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग गार्ड सेल्स में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं स्टार्च फॉस्फोरिलेज। ये एंजाइम एक रिवर्सिबल एंजाइम है कि ये दोनों डायरेक्शंस में वर्क करता है, और ये जब वर्क करता है तो उसकी वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है ऑन द पीएच ऑफ सेल। अब हाई पीएच पे ये एक डायरेक्शन में वर्क करेगा, लो पीएच पे ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। हाई पीएच पे क्या होता है हम देख लेते हैं यहाँ से कि ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त लीव्स में क्या होता है कि रेस्पिरेशन रेट बहुत कम होता है, रेस्पिरेशन जो है डिक्रीज़ या नो रेस्पिरेशन, और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि सनलाइट अवेलेबल होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो मैक्सिमम होता है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वहाँ मौजूद होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम होती रहती है, या एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते रहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कंज्यूम हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हम कहते हैं कि कम हो गई है एट डे टाइम ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कम होने का मतलब है कि पीएच जो है वो बढ़ जाती है, पीएच इंक्रीज़ हो जाती है, मींस अल्कलाइन हो जाती है। हाई पीएच अल्कलीज की होती है ना, तो पीएच जब इंक्रीज़ होती है, अल्कलाइन हो जाती है, तो उस वक्त ये जो एंजाइम हमने बात की स्टार्च फॉस्फोरिलेज है, वो क्या करता है? वो करता ये है कि वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल शुगर्स में। अब स्टार्च क्या है? ये भी शुगर है लेकिन ये इनसॉल्युबल है, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। जब ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता स्टार्च, तो ये उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकता, वाटर पोटेंशियल को चेंज नहीं कर सकता। जब ये स्टार्च उस एंजाइम की मदद से, स्टार्च फॉस्फोरिलेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉल्युबल शुगर्स, और सॉल्युबल शुगर कौन से होते हैं? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, स्टार्च कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब वो जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो सॉल्युबल शुगर है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। जब वो वाटर में डिज़ोल्व होगा तो वाटर का जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल, वो कम हो जाएगा,
और उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स सॉल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से और वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से क्या होगा कि बाहर के जो एपिडर्मल सेल्स हैं वहाँ से वाटर इनके सेल्स में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब वाटर पोटेंशियल कम है तो वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बाहर के एपिडर्मल सेल से वाटर एंटर होना शुरू हो जाएगा इनटू द गार्ड सेल्स। इसे हम कहते हैं एंडोस्मोसिस, मींस बाहर से वाटर जो है सेल गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू हो गया है। और जब गार्ड सेल्स में वाटर आना शुरू हो जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, वो टर्जिड हो जाएंगे, भर जाएंगे वाटर से, और उस सूरत में हम कहते हैं कि स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है कि जो स्टार्च है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। दिन के टाइम ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च फॉस्फोरिलेज उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। मींस ये जो स्टार्च है ये इसका रिएक्शन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। ठीक है, स्टार्च इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम स्टार्च फॉस्फोरिलेज, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, वाटर बाहर वाले सेल से गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लो पीएच के वक्त क्या होता है। अब लो पीएच के वक्त क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट्स इन द डार्क, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कि लो पीएच पे कार्बोनिक एसिड बनना शुरू हो जाते हैं, हाई पीएच पे कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि यहाँ पर ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है कि रात के वक्त लीव्स में रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है और फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका रेट वो कम हो जाता है या फिर रुक जाती है, क्योंकि जब लाइट अवेलेबल नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो रात के टाइम रेस्पिरेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मींस एसिडिक हो जाती है। पीएच जब लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस वक्त ये जो एंजाइम स्टार्च फॉस्फोरिलेज है, क्योंकि ये रिवर्सिबल एंजाइम है, अब ये क्या करेगा, अब ये गार्ड सेल्स में मौजूद जो सॉल्युबल शुगर्स थे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, उसको ये कन्वर्ट कर देगा दोबारा स्टार्च में, जो कि इनसॉल्युबल शुगर है। जब ये दोबारा स्टार्च में कन्वर्ट करेगा तो स्टार्च के साथ वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज़ हो जाएगा, जो कि इसके साथ स्टार्च के साथ मिलके जिसने सॉल्युबल शुगर्स बनाए थे। ठीक है, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्टार्च। अब स्टार्च जो है ये हमने बात की कि ये इनसॉल्युबल है, वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होता, तो उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल जो है वो कम नहीं हो सकता। तो जब ये स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो इट मीन्स कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है गार्ड सेल की वो कम हो गई, कि वाटर में अब कोई डिज़ोल्व सॉल्यूट्स नहीं है। और जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में कम हो गई, इट मीन्स कि उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो फिर से इंक्रीज़ हो गया है। जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ से वाटर मूव करेगा साथ वाले एपिडर्मल सेल्स में जहाँ वाटर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि हाई टू लो ये मूव करता है ना। तो वाटर जब बाहर मूव करेगा इसे कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। तो अब इस सूरत में एक्सऑस्मोसिस होगी, गार्ड सेल्स में से वाटर बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, वो फ्लैसिड हो जाएंगे या श्रिंक हो जाएंगे, और इस सूरत में स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा और स्टोमेटा भी क्लोज़ हो जाएंगे। तो ये सारा यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ आप देखें कि यहाँ पर दिखाया गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह से होता है कि स्टार्च दिन के टाइम जब पीएच जो है वो हाई होती है, तकरीबन 7.5, ये अल्कलाइन पीएच है, तो इस वक्त क्या होता है कि स्टार्च रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और ये इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जो कि सॉल्युबल शुगर है। और जब रात के टाइम क्या होता है कि पीएच जो है वो कम होती है, नाइट टाइम में 4.5 to 5 होती है, तो उस वक्त ये जो स्टार्च फॉस्फोरिलेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को दोबारा कन्वर्ट करता है इनटू स्टार्च एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जब ये यहाँ से जब ये दिन के टाइम कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, तो उस सूरत में क्या होता है कि गार्ड सेल्स में कंसनट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज़। ठीक है, गार्ड सेल में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है दिन के टाइम, और जब बढ़ती है तो उसमें वाटर उस गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाता है, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और फिर स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं कि ये ठीक है। इसमें फ़र्स्ट तो ये है कि कुछ प्लांट्स को
देखा गया कि जो प्लांट्स डार्कनेस में मौजूद थे, मींस रात के वक्त, उनको अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्सपोज किया जाए, इनके ऊपर अप्लाई किया जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये अल्कली है, ठीक है। अब रात के वक्त हमने कहा कि प्लांट की में जो गार्ड सेल्स हैं उनमें हमने कहा कि उनकी जो पीएच होती है वो कम होती है, एसिडिक होती है, डार्कनेस में पीएच एसिडिक होती है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्लांट को खुद से अमोनियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई कर रहे हैं, अल्कली अप्लाई कर रहे हैं। तो अल्कली अप्लाई करने से क्या होगा कि उसकी पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, अल्कली हो जाएगी। और उस सूरत में क्या होगा, क्योंकि हमने कहा कि अल्कलाइन पीएच में क्या होता है कि जो स्टार्च फॉस्फोरिलेज है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल शुगर्स ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो डार्कनेस में क्योंकि हमने खुद से अब पीएच उसकी इंक्रीज़ कराई है, तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अब स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। हाई पीएच पे ये एंजाइम ये कन्वर्जन कराता है स्टार्च की ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। चाहे डार्कनेस है, लाइट नहीं है, तो भी ये हाई पीएच होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो ये एक एविडेंस है जो कि सपोर्ट करता है इस हाइपोथेसिस को। दूसरा ये है कि प्लांट्स को डे टाइम में अगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। अब डे टाइम में वैसे क्या होता है नेचुरली कि उनके जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें पीएच हाई होती है, अल्कलाइन होती है, लेकिन जब हम खुद से एक एसिड उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पीएच जो है वो कम हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। जब पीएच एसिडिक हो जाएगी तो उस सूरत में क्या करता है स्टार्च फॉस्फोरिलेज, वो कन्वर्ट करता है सॉल्युबल शुगर्स को स्टार्च में, ठीक है। जब वो स्टार्च में करता है तो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है और वाटर जो है उनमें से बाहर चला जाता है गार्ड सेल्स के, और जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये हमने मतलब पीएच चेंज करने से हमने उनका जो एंजाइम का एक्शन था वो रिवर्स कर दिया, और डे टाइम होने के बावजूद भी स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि पीएच डिक्रीज़ हुई है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी रिवर्स हो गई है। इसके अलावा ये देखा गया है कि कुछ वेवलेंथ्स की लाइट्स हैं, जैसे कि ब्लू लाइट है या रेड लाइट है, वो स्टोमेटल ओपनिंग और फोटोसिंथेसिस दोनों के रेट को इंक्रीज़ करती हैं। मींस जो एक्शन स्पेक्ट्रम देखा गया है फोटोसिंथेसिस का, उसमें भी यही कहा जाता है कि ब्लू और रेड लाइट जो हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को, ये इंक्रीज़ करती हैं, और यही दोनों लाइट्स जो हैं ये स्टोमेटल ओपनिंग को भी प्रमोट करती हैं। इसके अलावा ये जो एंजाइम फॉस्फोरिलेज है, इट इज़ वेरी एक्टिव एंजाइम। इसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत रैपिड होती है। मींस ये जब कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर्स में या शुगर्स को स्टार्च में, तो वो बहुत रैपिडली करता है। और एक अंदाजे के मुताबिक वन एंजाइम कैन कन्वर्ट 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च पर सेकंड इनटू शुगर। मींस एक सेकंड के अंदर ये जो एंजाइम है ये 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू सॉल्युबल शुगर्स, जिसकी वजह से रैपिडली जो है ओपनिंग या क्लोजिंग ये कर सकते हैं। अब इस हाइपोथेसिस पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, एतराज़ात भी हैं। वो ये हैं कि कुछ प्लांट्स में वो कहते हैं स्टार्च होता ही नहीं है, जैसे कि अनियन है, उनमें स्टार्च एब्सेंट होता है, लेकिन उनमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होती है स्टोमेटा की, तो इट मीन्स कि उसमें ये हाइपोथेसिस जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। फिर ये कि स्टोमेटा वो कहते हैं कि ओपन होते हैं, चाहे डिम सनलाइट है या इवन थोड़ी सी सनलाइट या फिर मून लाइट भी हो तो भी स्टोमेटा ओपन होते हैं, जबकि उस वक्त फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। फ़ोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का थोड़ा ज़्यादा होना, उसकी इंटेंसिटी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। जब इंटेंसिटी कम है तो फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि स्टोमेटा जो है वो ओपन है, तो वो किस वजह से हैं, तो ये एक एतराज़ इस हाइपोथेसिस पे है। फिर ये कि स्टीवार्ड ने कहा कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, हमने कहा कि स्टार्च जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल शुगर में, और हम कहते हैं कि स्टार्च और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं है, मींस वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा नहीं करते। तो स्टीवार्ड ने ये कहा कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इट सेल्फ इज़ ऑस्मोटिकली एक्टिव, कि ये तो खुद ऑस्मोटिकली एक्टिव है, मींस इसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं, हम कहते हैं कन्वर्ट हुआ है स्टार्च इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट बाय द रिएक्शन ऑफ स्टार्च विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो कहते हैं वो पहले से ही ऑस्मोटिकली एक्टिव था। तो ये जो हम कहते हैं कि बाद में ग्लूकोज फॉस्फेट बनने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो चेंज हुई है, तो उसने कहा कि ये भी एक ऑब्जेक्शन है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो पहले मौजूद था वो भी ऑस्मोटिकली एक्टिव था।
तो इस सब के सिचुएशन के बाद एक और हाइपोथेसिस जो है वो आई है कि जो मैलेट हाइपोथेसिस कहलाती है, फिर उसको पोटाशियम आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अब पोटाशियम आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस जो है, इसका हम देखते हैं कि क्या मैकेनिज़्म है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इसमें कब होती है। अब इसमें जैसे कि नाम से है कि पोटाशियम आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस, अब इसमें होता क्या है कि गार्ड सेल्स में दिन के वक्त वो कहते हैं कि मैलिक एसिड बनता है, ठीक है। अब गार्ड सेल्स में क्योंकि इसके अपने क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, हमने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, तो दिन के वक्त ये क्या करते हैं, ये मैलिक एसिड बनाते हैं। और ये मैलिक एसिड जो है गार्ड सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में बनने के बाद उनके गार्ड सेल्स के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब जो मैलिक एसिड है, इट इज़ अ वीक एसिड, ठीक है। अब ये वीक एसिड होने की वजह से ये डिसोसिएट हो जाता है अपने आइंस में। मैलिक एसिड डिसोसिएट हो गया, उसने बना लिया मैलेट आइंस और साथ में हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये गार्ड सेल्स के बाहर मूव होना शुरू कर देते हैं और गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आइंस आना शुरू कर देते हैं। मींस गार्ड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वहाँ से जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो गार्ड सेल्स से बाहर चले जाएंगे और बाहर वाले जो नेबरिंग सेल्स हैं वहाँ से पोटाशियम आइंस गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो एक्सचेंज है हाइड्रोजन और पोटाशियम आइंस का, ये होगा बिटवीन द गार्ड सेल्स और गार्ड सेल्स के साथ वाले जो एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स हैं उनके दरमियान। अब ये जो आइन एक्सचेंज है, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। मींस ये कब होगा, जब एनर्जी अवेलेबल होगी, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्च करने के बाद ये जो है ये एक्सचेंज कर पाएंगे आइंस को। उसके अलावा अकोमुलेशन ऑफ पोटाशियम एंड मैलेट आइंस इन गार्ड सेल्स इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स में एक तो मैलेट आइंस हैं, दूसरा क्या है, अब पोटाशियम आइंस हैं, क्योंकि उसके जो हाइड्रोजन आइंस थे वो बाहर चले गए, जिसकी वजह से बाहर के सेल्स के पोटाशियम आइंस इसके अंदर आ गए। अब गार्ड सेल्स में मैलेट आइंस भी हैं, पोटाशियम आइंस भी हैं। अब ये दोनों आइंस क्या करेंगे, गार्ड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को, उसकी ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे। ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जब इसकी ज़्यादा हो जाएगी, मींस वाटर पोटेंशियल कम है, तो बाहर के सेल्स से वाटर जो है वो इन गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाएगा, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि डे टाइम में, जैसे हमने बात की कि डे टाइम में मैलिक एसिड बनता है, वो डिसोसिएट हो जाता है मिलेट आइन और हाइड्रोजन आइन में। हाइड्रोजन आइन बाहर चले जाते हैं और पोटाशियम आइंस जो हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं। और ये पोटाशियम आइंस और मैलेट आइंस ये क्या करते हैं, ये ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन या सॉल्यूट कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंड ऑस्मोसिस होती है। मींस वाटर जो है गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाता है, एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाता है, गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी बढ़ जाती है और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो ये दिखाया गया है कि ये गार्ड सेल जो है, इसमें ओपनिंग दिखाई गई है स्टोमेटा की। तो ये गार्ड सेल्स में क्या हो रहा है, एक तो ये हाइड्रोजन आइंस को बाहर जो है ये एक्सक्रीट करेंगे और पोटाशियम आइंस को अंदर लेंगे। साथ वाले एपिडर्मल सेल से ये पोटाशियम ले रहे हैं। जब ये पोटाशियम लेते हैं तो इनके अंदर मैलेट आइंस भी हैं और ये पोटाशियम आइंस, ये दोनों ऑस्मोटिकली एक्टिव हैं, ये ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, तो वाटर भी बाहर वाले सेल से इन सेल्स में आना शुरू हो जाता है। ये गार्ड सेल्स जो हैं ये अब टर्जिड हो जाएंगे और टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखें कि पोटाशियम आइंस जो हैं ये बाहर जा रहे हैं और वाटर जो है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा, गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में यही होगा कि ये जो पोटाशियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंज पम्प था ये डार्कनेस में भी वर्क करता है और डार्कनेस में ये क्या करता है कि हाइड्रोजन आइंस गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होंगे और पोटाशियम आइंस जो हैं वो गार्ड सेल्स के बाहर चले जाएंगे। और दोबारा जब हाइड्रोजन आइंस अंदर आ रहे हैं तो मैलेट और हाइड्रोजन आइंस ये दोनों मिल के दोबारा से मैलिक एसिड बना लेंगे और ये मैलिक एसिड जो है ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है और इस तरह से गार्ड सेल्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन कम होने की वजह से गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी जो है वो कम हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। और ये पोटाशियम आयन एक्सचेंज मैकेनिज़्म जो है ये तमाम प्लांट्स में देखा गया है कि इन तमाम प्लांट्स में ये पाया जाता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जब लाइट अवेलेबल होती है तो उस वक्त ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये क्या बनाते हैं, एक तो सुक्रोज भी इनमें बन रहा होता है, दूसरा ये मैलेट बनाते हैं जो कि हमने कहा कि डिसोसिएट हो जाता है आइंस में, ये वैक्यूल में चला जाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने कहा हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये
बाहर मूव करते हैं, जबकि पोटाशियम आइंस इनके अंदर आते हैं और ये इसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। अब ये जो है ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम आइंस। अब इसमें एटीपी चाहिए होती है एज अ एनर्जी के तौर पे एटीपी को ये इस्तेमाल करते हैं। ये एटीपी कहाँ से आती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बना रहे होते हैं, एटीपी प्रोवाइड करते हैं इस प्रोसेस के लिए, और इस एनर्जी की मदद से ये हाइड्रोजन आइन और पोटाशियम आइन जो है वो एक्सचेंज होते हैं। हाइड्रोजन आइन बाहर जाते हैं, पोटाशियम आइंस अंदर आते हैं। मेलेट आइंस और पोटाशियम आइंस मिल के ये ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं, और वाटर पोटेंशियल कम होता है, जिसकी वजह से वाटर इन गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाता है और ये टर्जिड होकर स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। अब इसमें कंट्रोल ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आइंस। इन्फ्लक्स मीन्स इनवर्ड मूवमेंट, कि गार्ड सेल्स के अंदर जब पोटाशियम आइंस एंटर होना शुरू हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। अ लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आइन इन द गार्ड सेल। कि पोटाशियम आइंस की गार्ड सेल्स में मूवमेंट तब ज़्यादा होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो कम होगी, ठीक है। और उस सूरत में पोटाशियम आइंस जब अंदर दाखिल होंगे, स्टोमेटा की ओपनिंग होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीफ, दस इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लाइट। और लाइट डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा और फिर स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। सेकंड इसमें जो फैक्टर है वो है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट मेक्स द मीडियम ऑफ द गार्ड सेल्स एसिडिक, द गार्ड सेल्स पंप आउट द प्रोटॉन्स। अब ब्लू लाइट जो है वो गार्ड सेल्स को एसिडिक मीडियम या लो पीएच कर देती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स जो हैं वो इसके सेल के बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। इट एनेबल्स द गार्ड सेल्स टू टेक अप पोटाशियम आइंस। जब हाइड्रोजन आइंस या प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर मूव करेंगे तो गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आइंस आना शुरू हो जाएंगे और फिर से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाएंगे, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू लाइट जो है ये भी प्रमोट करती है इसकी ओपनिंग को। फिर है रोल ऑफ हार्मोन्स। उसके अलावा स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के हवाले से एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है ये मीज़ोफिल सेल्स जो हैं रिलीज़ करते हैं, और कब रिलीज़ करते हैं? जब हाई टेम्परेचर हो। हाई टेम्परेचर में मीज़ोफिल सेल्स ये हार्मोन एब्सिसिक एसिड रिलीज़ करते हैं, और ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। मींस पोटाशियम जब गार्ड सेल्स में एंटर होता है, उसका इन्फ्लक्स होता है, तो वो एब्सिसिक एसिड की एब्सेंस में हो सकता है। एब्सिसिक एसिड जब मौजूद होगा उस वक्त पोटाशियम की इनवर्ड मूवमेंट या इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम इनटू गार्ड सेल्स जो है वो स्टॉप हो जाएगा। पोटाशियम आइंस गार्ड सेल्स में नहीं जा सकेंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि ये जो एब्सिसिक एसिड है इसका रोल है इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की। जब ये मौजूद होता है ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक भी देखा गया है कि द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द गार्ड सेल्स एंड ब्लू लाइट इफेक्ट द पोटाशियम आइन एक्सचेंज। कि ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या उसकी कंसनट्रेशन या फिर ब्लू लाइट, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये पोटाशियम आइन एक्सचेंज को इफ़ेक्ट करते हैं। लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लू लाइट एनेबल द गार्ड सेल्स टू टेक इन पोटाशियम आइन। जब ब्लू लाइट मौजूद होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है, इन दोनों सूरतों में गार्ड सेल्स जो हैं वो पोटाशियम आइंस को अपने अंदर लेते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी या ब्लू लाइट जो है वो एब्सेंट होगी, उस सूरत में स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।